हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी बुक ईवीएस। इसमें हम चैप्टर 11 to 15 तक कवर करेंगे और इसे पूरे टू दी पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन पूरे चैप्टर्स का पूरा निचोड़ है, अर्थात सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से एनसीईआरटी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी तो इसका अंदाजा आपको खुद ही लग जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाइए और पूरे चैप्टर्स जो है आपको सीक्वेंस में पूरे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद 3-4 चैप्टर्स और रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, हमारी ईवीएस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जो है प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, एक सही गाइडेंस में सही डायरेक्शन में पढ़िए ताकि आपका सीटेट जैसा एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले, लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके जो लोग मेनली सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यूज़फुल लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पार्ट 11 जो है वो है सुनीता अंतरिक्ष में, अर्थात जब सुनीता अंतरिक्ष में गई थी तो उनके अनुभवों को जो है इस चैप्टर में बताया गया है कि उन्होंने वहाँ पे क्या समस्याएं फेस की थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आई थी और उनके क्या अनुभव रहे, वो सब कुछ जो है यहाँ पे बताया गया है। हम सब लोग जानते हैं कि जो पहले व्यक्ति हैं चांद पर गए थे तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो इसके इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये 1969 पर चांद पर कदम इन्होंने रखा था, 1969 में। सुनीता विलियम जो थी एक हेलीकॉप्टर पायलट थी, लेकिन ये हेलीकॉप्टर पायलट थी लेकिन पहले जो है ये गोताखोर बनना चाहती थी क्योंकि इन्हें स्विमिंग बहुत पसंद था, इसलिए ये गोताखोर बनना चाहती थी। अंतरिक्ष में सभी चीज़ें तैरने लगती हैं, क्यों? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण जो है वहाँ पे सभी चीज़ें तैरने लगती हैं और लोगों को उड़ उड़ के ही उस चीज़ों को जो है पकड़ना पड़ता है। उसमें इसके बारे में सुनीता विलियम ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से जो है बताया है इस चैप्टर में। पार्ट 12 जो है खत्म हो जाए तो, अर्थात इसमें संसाधनों के बारे में जितने भी हमारे प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है, जो मानव निर्मित संसाधन है, अर्थात नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन है, वो अगर खत्म हो जाए तो, अगर हम उनका ऐसे ही दोहन करते रहें तो वो एक दिन वो दूर नहीं जब वो खत्म हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में जो है उसी के बारे में बताया गया है। तो पहले समझिए, जमीन के अंदर जो खजाना है वो है तेल। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था इसकी कैसी होती है? ये तेल जो होता है गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है और इस तेल से हमें क्या क्या मिलती है ये नोट जान लीजिए। इस तेल से जो है हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी जो खाना बनाने के लिए गैस का हम प्रयोग करते हैं अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और मोम, कोल तार, ग्रीस आदि इसी से मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं तेल से ही बनती हैं और तेल का जो प्रारंभिक अवस्था है वो कैसा है? गाढ़ा बदबूदार होता है, उसका रंग जो होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है, लेकिन इसी से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, यहाँ तक कि एलपीजी भी इसी से बनती हैं। ठीक है, अब ये है सुनीता विलियम, इनके बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या इन्होंने बताया है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा है पार्ट 13 बसेरा ऊंचाई पर। इसमें जो है जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है, लद्दाख के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं यहाँ का कैसा, यहाँ की कैसी जलवायु है, कैसे लोग रहते हैं, कौन सी प्रजातियाँ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए लोनार का अर्थ क्या होता है। इस चैप्टर में एक लोनार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लोनार का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। क्या होता है? अकेला रहने वाला। दिल्ली से मुंबई तक की दूरी कितनी है पूछ सकता है। ये है हमारा 1400 किलोमीटर। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख को कहा जाता है, लद्दाख को। और लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो है आजकल जो है स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि लद्दाख के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है, तो आपको सही चीज़ अगर पता होगी तो क्या सही नहीं है वो आप आसानी से छांट सकते हैं। तो लद्दाख में जो घर हैं वो लकड़ी के व पत्थर के बने होते हैं, लकड़ी व पत्थर के। बर्फ से ढके वहाँ पे पहाड़ होते हैं। पेड़ों की कमी होती है वहाँ पे क्योंकि पहाड़ जो है वो बर्फ़ से हमेशा ढके रहते हैं, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे पेड़ों की कमी रहती है। ठंडा रेत होता है और सूखे रेगिस्तान होते हैं। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है? वो है मुंबई। और मुंबई से जब दिल्ली आना होता है तो उसके बीच में कौन कौन से शहर पड़ते हैं अर्थात कौन कौन से राज्य, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है महाराष्ट्र,
गुजरात, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लद्दाख में जो ग्राउंड फ्लोर है उसका जो उपयोग है वो पशुओं के लिए किया जाता है और ग्राउंड फ्लोर में खिड़कियां नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं उसमें किस फ्लोर में खिड़कियां नहीं होती, तो वो है ग्राउंड फ्लोर। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए कि लद्दाख में जो घरों की छत हैं उसका उपयोग जो है लाल मिर्च, सीताफल, उपले, मक्का, धान इन सबको सुखाने के लिए किया जाता है छतों का प्रयोग। अब वही इसी चैप्टर में जो है चांगपा प्रजाति के बारे में बताया गया है। चांगपा प्रजाति के बारे में जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो चांगपा प्रजाति के लोग हैं, चांगपा प्रजाति में कितने लोग रहते हैं? तो वो है 5000 लोग। चांगपा प्रजाति में कितने लोग रहते हैं? 5000 लोग रहते हैं। चांग पर भेड़ व बकरियां पालते हैं। भेड़ बकरी से क्या क्या मिलता है? दूध, मांस, खाल, ऊन आदि मिलता है। भेड़ बकरी ही चांगपा लोगों की जो है क्या है? पूंजी होती है। जिस परिवार में जितनी अधिक बकरियां हैं वो परिवार उतना ही अमीर है, अर्थात संपन्न है। चांगपा लोग जो हैं ये घुमंतू होते हैं और ये केवल 2.5 घंटे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने घंटे में जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्योंकि चांगपा प्रजाति के लोग घुमंतू होते हैं इसलिए जो है वो 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़ों पर, याक पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकल जाते हैं। इनके तिकोने टेंट को क्या कहा जाता है? अर्थात चांगपा लोग जो है रहने के लिए टेंट बनाते हैं, उनके तिकोने टेंट को क्या कहा जाता है? वो है रैबो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परिवार में अपनी भेड़ बकरियां पर एक खास निशान लगाते हैं ताकि उनकी बकरी चोरी ना हो। अगर चोरी हो जाए तो उसको आसानी से पकड़ लें और वो निशान लगाने के बाद रोज़ सुबह वो उसे गिन कर उन्हें जो है चराने के लिए ले जाते हैं। पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घर को चांगपा लोग क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं? लेखा। जो पत्थरों व चट्टानों से बने घर, बकरियों के लिए घर बनाया जाता है वो उसे जो है चांगपा लोग क्या कहते हैं? लेखा। चांगथांग के बारे में बताया गया है। चांगथांग कितने मीटर की ऊंचाई पर है? तो ये समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है एक, और यहाँ जो है ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ में लेकर जाते हैं। यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है और ना ही कोई मैकेनिक है। ठीक है, अब बात करते हैं पश्मीना शॉल के बारे में, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पश्मीना शॉल। और पश्मीना शॉल के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि पश्मीना शॉल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और अगर इसे ओढ़ लो तो ठंड नहीं लगती क्योंकि इसमें 6 स्वेटरों की गर्मी होती है। तो देखिए पश्मीना शॉल जो है ये किससे बनाई जाती है? भेड़ बकरी के बालों से बनाई जाती है और यह शॉल जो है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। ठीक है, परंतु मोटा नहीं होता और ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई डिज़ाइन भी नहीं होता। चांगथांग का जो तापमान सर्दी में कितना होता है? तो वो होता है -40 डिग्री। कितना होता है? -40 डिग्री। आगे देखिए, पश्मीना शॉल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग कितने घंटे लगते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 250 घंटे लगते हैं। यही कारण है कि ये शॉल जो है बहुत ही महंगी मिलती है। अब बात करते हैं श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर में घर किस प्रकार के होते हैं? तो एक होता है हाउस बोट और ये जो है 80 फुट तक लंबा होता है और बीच से इनकी चौड़ाई जो है 8-9 फुट तक होती है। ये हाउस बोट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरा घर जो होता है वो होता है डोंगा। डोंगा जो है बोट की तरह ये बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, डल झील तथा झेलम नदी में इनको देखा जाता है और इनमें अलग अलग कमरे भी होते हैं। तो डोंगा जो होता है ये पानी में बोट की तरह बना हुआ घर जो पानी में तैरते रहते हैं, तो इसमें अलग अलग कमरे भी होते हैं। पश्मीना की हर गली में एक बकरी होती है। ये बकरी नहीं है, बेकरी। कश्मीर की हर गली में क्या होती है? बेकरी होती है और यहाँ के लोग खाना घर पर नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीद कर खाते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि श्रीनगर में जो हाउस बोट का इसको कहा जाता है, ये देखिए हाउस बोट है, ये आपका हाउस बोट बना हुआ है और ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई जो है कितनी 8-9 फुट होती है। और आगे देखिए, हाउस बोट में कई बड़े घरों की अंदर की जो छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी की गई होती है। ये मैंने पूरे पॉइंट्स को इसमें शामिल किया, इसीलिए मैंने इसको आपको स्क्रीनशॉट दिया है ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें एक खास डिज़ाइन होता है जिसे ख़त्म बंद है। ठीक है, जो कि जॉक्सॉ पजल जैसा दिखता है। कैसा? जो हाउस बोट में डिज़ाइन घरों में बनाया जाता है छतों पर, वो किसकी तरह दिखता है? तो जिक्सॉ पजल की तरह दिखता है। जिक्सॉ पजल, ठीक है, जिक्सॉ पजल। आगे देखिए, ये इसके बारे में तो खासियत जो चीज़ें हैं वो हैं, और ये है आपका डोंगा।
ठीक है। डोंगा जो है देख लीजिए कि ये नाव की तरह बना हुआ है और पानी में किस तरह से हमेशा तैरता रहता है, तो ये इसके बारे में है। आगे बात करते हैं पाठ 14 जो है जब धरती कांपी, अर्थात धरती कांपी अर्थात इसमें भूकंप के बारे में बताया गया है। और भूकंप जो है कक्ष में कहाँ पर आया था, तो वो है गुजरात में। ठीक है। कक्ष भुज व अहमदाबाद में भूकंप कब आया था, तो ये 26 जनवरी 2001 में यहाँ पे भूकंप आया था। और आपदाओं से प्रभावित होने वाले लोग जो है कौन कौन से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, तो बाढ़ से ज़्यादातर किसान प्रभावित होते हैं, सुनामी से जो है मछुआरे प्रभावित हो जाते हैं, उनकी पूरी जो आर्थिक स्थिति होती है पूरी ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, एक ऐसा आकस्मिक आपदा होता है जो लोगों के जान माल की पूरी हानि होती है इसमें। ठीक है। पाठ 15 देखिए, पाठ 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस चैप्टर में जो है उसी से ठंडा उसी से गर्म अर्थात मनुष्य की जो मुंह से निकाली गई हवा है, जब हमें ठंडी लगती है तो हम हवा अपने मुंह से निकाल के किस तरह से अपने आप को गर्म कर लेते हैं, अर्थात जब ठंडा होता है तो गर्म कर लेते हैं, और अगर कोई गर्म चीज़ हम पी रहे हैं तो उसी से फूंक कर जो है उसको ठंडा भी कर लेते हैं। तो उसी चैप्टर में, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इसी के बारे में बताया गया है, एक स्टोरी दे रखी है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, तो वो होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और ये कहानी किसने लिखी थी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो है ये कहानी लिखी गई है, और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर से हेल्प मिले, लगता है कि ये चैप्टर आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली जो CTET की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो CTET जैसा एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग अपना क्लियर कर सकें। थैंक यू।